हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी जीके के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोग डेली जानते हैं, 8 बजे रात को डेली स्टडी जीके की क्लास चलती है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों, जो लोग भी इसमें से एसएससी सीजीएल एमटीएस यूपीपी ईपीएफओ सीयूएटी यूपीबीएड वीडियो ईपीपीसीएस सीआरपीएफ आरओआरओ आर्मी अग्निवीर इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो यह 8 बजे की सीरीज चलती है आपकी स्टैटिक जीके की, आप इसमें विभिन्न टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे और सभी मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं और 20 प्रश्न डेली होते हैं जो कराए जाते हैं दोस्तों क्विज के टाइप के माध्यम के। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फ्री में, कोई भी इस पर शुल्क नहीं लगता है। आप कमेंट, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। मित्रों, शांत घाटी की यहाँ पे बात हो रही है कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो शांत घाटी, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। तो शांत घाटी जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शांत घाटी जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो वह कहा जाता है हवांगहो नदी को। किसको? हवांगहो नदी को। ठीक है, देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एसएससी एमटीएस हवलदार की जो क्लास चलती है डेली आपको 12 बजे, अब से आपको डेली 40 से 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यह जो लोग भी हमारे इस बैच में सम्मिलित हुए हैं, डेली अपडेट रहते हैं उससे, तो उनके लिए एक बढ़िया है कि 40 से 50 क्वेश्चन करा के कम से कम 1000 क्वेश्चनों का क्या करना है, निचोड़ लाना है एसएससी एमटीएस में। ठीक है, और जीके जीएस का कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए उस पर। ठीक है, तो चलिए ये आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, हांगहो नदी चीन का शोक कही जाती है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो यूराल पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत वही है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, यूरोप को, ठीक, ठीक है, यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत जो है यह आपके रूस में स्थित है। ठीक है, आपके कहाँ पे स्थित है? रूस में। ठीक है, विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि बाल पेन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, जो बाल पेन होता है यह आपके पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पे काम के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि बाल पेन जो है वह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अगर जो आपका आंसर मालूम है पहले से, तो आप क्वेश्चन देख के विकल्प का नंबर डाल के, क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत तार का जनक कौन था। ठीक है, ये था, ठीक है, तो भारत में विद्युत तार जो है, ठीक, विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? वह माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी जो था बहुत बढ़िया बढ़िया भी काम किया और बहुत बुरे भी काम किए। जैसे बुरे काम में इसने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। राज्य हड़प नीति क्या होता था कि किसी भी अगर जो राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को ज़बरदस्ती ये अंग्रेजी सत्ता में स्थापित कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका गलत काम किया था। बढ़िया काम यह है कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है, विद्युत तार का भी जनक इसे कहा जाता है और बहुत से अच्छे अच्छे काम भी इसने किए हैं। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में विद्युत तार का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्नों पे चर्चा होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक की अगर जो यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह भारत का वर्तमान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति रहते हैं इनको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो जैसे वर्तमान में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सुशोभित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है तो दिमाग हम लोगों का घूम जाता है कि भाई प्रथम नागरिक कौन होगा, तो भगवान होंगे क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, हमारा संविधान यही कहता है कि जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही भारत के क्या होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है कि भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था। तो भारत के राष्ट्रगान की यहाँ पे बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ध्यातव्य रहे कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक,
1913 में भारत को सबसे पहले और एशिया में भी सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इनकी एक कृति थी गीतांजलि, इस पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और सबसे पहली बात यह है कि साहित्य के क्षेत्र में जो है भारत में पहला पुरस्कार आया था नोबेल का, ठीक। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में आया, ठीक। तो सबसे पहले आपका साहित्य में आया था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में इनके जो ग्रंथ था गीतांजलि, इस पे इनको जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मित्रों? यहाँ पे बात हो रही है विश्व की सबसे बड़ी द्वीप की, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक। अब देखिए ग्रीनलैंड जो है, तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि घास वाला क्षेत्र होगा, हरा हरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पे जो आइसलैंड दिख रहा है, यहाँ पे घास का मैदान है, ये पूरा हरियाली वाला क्षेत्र है। तो यहाँ नाम में दूसरा है और काम जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला यहाँ पे काम है, ठीक है। इनका नाम ग्रीनलैंड है तो हरा नहीं है, इनका नाम आइसलैंड है तो ये सफ़ेद नहीं है, बर्फ़ से घिरे नहीं है। ये यहाँ पे घास है, यहाँ पे बर्फ़ है। ग्रीनलैंड में टोटल बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है, ठीक। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 9वें नंबर पे। तो भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, यह आपका क्वेश्चन है। तो भारत में शीत मरुस्थल की यहाँ पे बात करेंगे तो लद्दाख है, ठीक। लद्दाख शीत मरुस्थल अर्थात बर्फ़ से घिरा हुआ क्षेत्र, पूरा बर्फ़ से ही ढका रहता है। मरुस्थल दो होते हैं, एक आपका शुष्क मरुस्थल होता है जहाँ पे रेत के कण होते हैं, बालू वाला क्षेत्र होता है जो हमेशा गर्म रहता है। एक आपका होता है आपका शीत मरुस्थल जो एकदम ठंडा रहता है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो यहाँ पे बात हो रही है शीत मरुस्थल की भारत में। तो शीत मरुस्थल है आपका लद्दाख और शुष्क मरुस्थल है आपका थार, ठीक है। तो भारत में याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन होंगे आपका कि भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है और शुष्क मरुस्थल आपके थार के मरुस्थल को कहा जाता है जो राजस्थान में पड़ता है। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को आप लोग जानते हैं, तो इनका एक अधूरा उपन्यास है जो इसमें से कौन है, तो इसमें से मंगलसूत्र जो है इनका एक अधूरा उपन्यास है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन जो थे इनको किसने हराया था, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन को हराने वाला जो व्यक्ति था वो था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन जो द्वितीय था इसने क्या किया था कि राजा हर्षवर्धन को हरा दिया था युद्ध में। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट जो है 1857 की क्रांति के बाद में ख़त्म हो गए थे, तो वो थे बहादुर शाह जफ़र को 1857 की क्रांति के बाद इनको क्या किए थे, अंग्रेज गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिए थे। रंगून जो है आपका यहाँ पे भेज दिए गए थे जो बहादुर शाह जफ़र। तो यही भारत में अंतिम मुगल सम्राट माने जाते हैं, मुगल जो है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। 14वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो आपकी फ़ारसी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा है वो आपकी क्या थी, फारसी थी, ठीक है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 15 नंबर का कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर की जो अंग है सबसे बड़ी हड्डी वाला वो आपका जांघ है, जिसे फीमर कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं फीमर दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन में जांघ नहीं है तो फीमर कर देंगे, फीमर नहीं है तो जांघ कर देंगे, ठीक है। जांघ और फीमर एक ही है, इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो मानव शरीर के जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि शक्ति का जो मात्रक होता है मित्रों क्या होता है। तो जो शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वह होता है आपका वाट। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि बल का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो बल का यहाँ पे मात्रक है न्यूटन, क्या है, न्यूटन। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जो जनक है किसे कहा जाता है मित्रों। तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। तो विकल्प यहाँ आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो फल का जो अध्ययन होता है दोस्तों वह पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी, पोमोलॉजी। विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बांस क्या है। देखिए बांस सब लोग देखे होंगे, ठीक है। बांस, तो बांस एक प्रकार का घास होता है, ठीक है। वैज्ञानिक इसे पेड़ नहीं मानते हैं, इसे मानते हैं घास। तो आपका बांस क्या है दोस्तों, एक प्रकार की घास है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांस जो है एक घास है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।